दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैफिर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास इंटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्कोहल एंड फिनोल। दिस क्रेडिट गोज टू रॉबर्ट रसल। बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी फिनोल को स्टार्ट करने से पहले हम फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं एटम्स के, एलिमेंट्स के एंड कंपाउंड्स के। ओके, इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। एंड फंक्शनल ग्रुप जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ओके, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं। एंड फंक्शनल ग्रुप्स टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। ओके, इस चीज को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। इस चैप्टर में हम मोस्टली उन फंक्शनल ग्रुप्स को, वैसे तो हमारे पास 1 मिलियन से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम उन फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे जिनके कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग एलिमेंट होगा। ओके, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो हम अल्कोहल एंड फिनोल को इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो ईथर है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है ROR। एंड यहाँ पर ये जो R है, ये अल्काइल रेडिकल है। इट मींस ये यहाँ पर वेरिएबल होगा, ये चेंजेबल होगा। इसको हम दूसरे कंपाउंड से चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, और अल्डिहाइड एंड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप ये होता है। इन दोनों में फर्क इतना है कि अल्डिहाइड में एक अल्काइल रेडिकल मिलता है, जबकि हमें कीटोन में 2 अल्काइल रेडिकल मिलता है, और फंक्शनल ग्रुप इसका मोस्टली सेम है। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप देखें तो RCOOH होता है। एंड ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOR। दैट्स नोन एज ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। वीडियो में हम अल्कोहल एंड फिनोल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्कोहल जो एक एलिफेटिक कंपाउंड होता है। एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब ये कि ऐसा कंपाउंड जो स्ट्रेट चेन बनाते हैं, हम उसको एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। एंड ऐसे एलिफेटिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप कंटेन हो, उनको हम कहते हैं these are known as alcohols. Okay viewers, so those compounds having hydroxyl groups that's known as alcohols. इन alcohols को हम hydroxyl group के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। अगर किसी अल्कोहल के पास एक OH ग्रुप होगा तो हम उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। इस तरीके से अगर अल्कोहल के पास 2 OH ग्रुप होंगे तो हम उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, और इसके पास अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो हम उसको टर्शियरी अल्कोहल्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल होते हैं मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ओके, एंड इसी तरीके से डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स का एग्जांपल होता है 1,2-इथेन डायोल एंड 1,3-प्रोपेन डायोल, और ये दोनों टर्शियरी के एग्जांपल्स होते हैं। ओके, लेकिन फर्दर जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को जो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स फ्रॉम होमोलॉगिक सीरीज विद जनरल फार्मूला, इसके जनरल फार्मूला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है। मैं थोड़ा सा इसको जोड़ कर लेता हूं। ओके, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फार्मूला है CnH2n+1 OH। ओके, सिंपली हम इसको ROH भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर R मैंने आपको रिसेंटली बताया कि R यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होता है। लेकिन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल में एंड टर्शियरी अल्कोहल में, डिपेंडिंग ऑन वेदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। लेकिन इनमें ये जो तीनों है ये OH पर डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा ये हो रहा है कि हमें कैसे पता चले कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या फिर टर्शियरी अल्कोहल है। कीप करें अपने माइंड में कि अगर एक OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच है कार्बन से, ओके, और उसके पास एक और कंपाउंड अटैच है डायरेक्ट, तो हम उसको कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ओके, लाइक दिस, ये उसका एग्जांपल है प्राइमरी अल्कोहल का। एंड सेकेंडरी अल्कोहल में क्या है कि ये जो OH ग्रुप है ये 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, लेकिन इसके साथ 2 और कंपाउंड हो जो कि डायरेक्ट है।
तो हम इसको सेकेंडरी कहते हैं। और टर्शियरी में जाहिर सी बात में इसमें 3 कंपाउंड्स अटैच होंगे डायरेक्ट विद OH। ओके, तो दिस इज नोन एज टर्शियरी अल्कोहल। ओके, और ये हमने रिसेंटली देखा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल CH2O इज द प्राइमरी अल्कोहल एंड इसमें 2 डायरेक्ट कंपाउंड्स है, दिस इज अ सेकेंडरी अल्कोहल एंड लाइक दिस इज अ टर्शियरी अल्कोहल। सो नाउ हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। नोमेनक्लेचर एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है किसी भी कंपाउंड्स को नेमिंग देने का। लेकिन कॉमन नेम्स सिंपलर अल्कोहल्स आर कॉमनली नोन बाय देयर कॉमन नेम्स। एक होता है कॉमन नेम्स जिसको हम ट्राइबल नेम्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है आयुपेक नेम्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मोस्टली आयुपेक नेम्स का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस सिस्टम अल्कोहल्स आर नेम्ड आफ्टर अल्काइल ग्रुप्स। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि अल्काइल ग्रुप्स को नेम दिया जाता है आफ्टर अल्काइल ग्रुप्स के टू विच OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ओके, द प्रीफिक्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी भी ऐड करेंगे बिफोर द नेम्स। याद रखिएगा, बिफोर द नेम्स वेयर नेसेसरी। देखते हैं आयुपेक नेम्स। दूसरा होता है आयुपेक नेम्स। द फॉलोइंग आयुपेक नेम्स के हमारे पास कुछ यहाँ पर रूल्स होते हैं। उनमें से यहाँ पर 2 रूल्स ये हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट अल्केन। ओके व्यूअर्स, देन सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि जो पहले हमने इसको चूज कर लिया, उसके बाद हम उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को नंबरिंग देंगे उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम उसको इंडिकेट करेंगे कि ये किस साइड नियरर है, उसके बाद हम उसको नेमिंग देंगे। लोएस्ट पॉसिबल नंबर बीइंग गिवन टू कार्बन एटम टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। एंड लास्ट में थर्ड पॉइंट में हम उसको नाम देंगे अकॉर्डिंग टू आयुपेक नेम्स। किस तरीके से देंगे, तो उसके लिए हमें करना क्या है कि लास्ट में हम सफिक्स इस्तेमाल करेंगे अल्कोहल के लिए OL। ओके, ये मेन पॉइंट है। ओके, मसलन ये तो बहुत इजी, ये दोनों इस पर समझते हैं इस नोमेनक्लेचर को। कि हमारे पास एक कार्बन की चेन है जिसमें 3 कार्बन है। ओके, लास्ट में अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि जहां पर फंक्शनल ग्रुप नियरर, जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरर होता है वहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से फंक्शनल ग्रुप नियरर है, तो 1, 2 एंड 3। 3 को हम कहते हैं प्रोपेन कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो 1 है, ये इसलिए ये पोजीशन शो करवा रहा है OH ग्रुप का, जो कि यहाँ इससे अटैच है यहाँ पर इस साइड। ओके, 1 प्रोपेनॉल। प्रोपेन मैंने आपको मैंने बताया कि जिसमें 3 कार्बन होते हैं उसको हम प्रोपेन कहते हैं। ओके, प्रोपेनॉल लास्ट में OL आया, इसका मतलब ये कि ये अल्कोहल है। ओके, ये हो गया इसका आयुपेक नेम नोमेनक्लेचर। एन प्रोपाइल अल्कोहल, हाँ यहां पर देखिए कि इसको हम कह रहे हैं एन प्रोपाइल। ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एन क्यों रखा, अगर किसी भी कार्बन की स्ट्रेट चेन होगी, ओके, उसके साथ कोई भी अल्कोहल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो वो उस पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो वो अलग बात है। लेकिन एन प्रोफाइल हम तभी कहते हैं जब हमें पेरेंट चेन स्ट्रेट लाइन में मिलती है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर एन प्रोफाइल अल्कोहल कहते हैं। ओके, और उसके बाद हमारे पास दूसरा एक और कंपाउंड है कि जहाँ इसमें हमें 3 कंपाउंड कार्बन मिल रहे हैं, 1, 2, 3। तो देखो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर 3 की हो रही है, 1, 2, 3। यहाँ से स्टार्ट करें तो 1, 2, 3 यहाँ से सेम है, यहाँ से भी सेम। तो अब हम इसको पोजीशन देते हैं कि सेकेंडरी प्रोपाइल क्यों कहते हैं। देखो पहले हम इसको देखते हैं, 2 प्रोपेनॉल। प्रोपे इसीलिए कहते हैं क्योंकि 3 कंपाउंड है इसमें, एंड नॉल इसीलिए क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है अल्कोहल का OH। 2 यहाँ पर पोजीशन को शो करवा रहा है कि ये जो है अटैच है 2 से। ओके, ये इसलिए इसका नाम लिखा 2 प्रोपेनॉल। ओके, एंड देखो आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल
इसमें ये कंपाउंड वेटेज है एंड ये कंपाउंड वेटेज है, इसलिए हम इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोपेनॉल अल्कोहल। ओके, सेकेंडरी प्रीफिक्स आया आइसो। अगर एक स्ट्रेट चेन है और स्ट्रेट चेन के इस तरीके से यहाँ पर कंपाउंड आ जाए, उसके ऊपर आए या नीचे, तो हम इसको शो करवाते हैं आइसो से। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि एन प्रोपाइल स्ट्रेट चेन है, पेरेंट चेन है आप कार्बन की, तो इसलिए हमने एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल इट मींस इसमें 4 कार्बन होंगे। ओके, इसी तरीके से इसमें भी 4 कार्बन मौजूद होंगे, इसलिए हम इसको ब्यूटाइल कहते हैं। सेकेंडरी क्यों कहते हैं, हमने इस पॉइंट में इसको डिस्कस किया। ओके ओके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नियो स्ट्रक्चर को। नियो स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस तरीके से अगर आप स्ट्रक्चर देखें कार्बन कंपाउंड्स की, तो इस ये कहलाती है नियो स्ट्रक्चर। ओके, इस तरीके से एक कंपाउंड यहाँ पर हो और दूसरा कंपाउंड उसके सामने हो, तो ये नियो स्ट्रक्चर कहलाती है। ओके, और ये भी नियो स्ट्रक्चर है एंड ये जो है वो आइसो स्ट्रक्चर कहलाएगी, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली बताया कि एक कंपाउंड इसके ऊपर है, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड नहीं है, तो ये आइसो स्ट्रक्चर कहलाती है। ओके, एंड इस अल्कोहल के एग्जांपल की बात करते हैं। अल्कोहल का एग्जांपल होता है मिथाइल अल्कोहल, जिसको हम मिथेनॉल भी कहते हैं। ये उसका फार्मूला है CH3OH। ओके, मिथेनॉल इज आल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। विवर्स, तो मिथेनॉल को हम वुड स्पिरिट कहते हैं, और ये मेडिकल 2030 में एमसीक्यूज आ चुका है कि मिथेनॉल का दूसरा नाम क्या होता है, वुड स्पिरिट होता है। बिकॉज क्योंकि फॉर्मली इट वाज ऑब्टेन्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक प्रोसेस होता है जिससे हम मिथाइल अल्कोहल को ऑब्टेन करते हैं। ओके, इसकी पॉइंट्स ये है कि ये वोलेटाइल इंफ्लेमेबल गैसेस होते हैं। अगर इसको हम एयर में रखेंगे तो ये जल्दी से एवापोरेट हो जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट ये कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक लिक्विड डिस्टिलेट कॉल्ड पायरोलिजिनस, ये एक एसिडिक लिक्विड डिस्टिलेट होता है जिसको हम पायरोलिजिनस कहते हैं। ओके, और इस पायरोलिजिनस में कुछ कंपाउंड्स कंटेन होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड हैं मिथेनॉल होता है, एसीटोन होता है, एसिटिक एसिड एंड मिथाइल एसीटोन, एंड बहुत सारे और भी अदर कंपाउंड्स में मुश्तमिल होते हैं, हम इसको पायरोलिजिनस कहते हैं। ठीक है, मिथेनॉल, जब मिथेनॉल बन जाता है तो हम मिथेनॉल को सेपरेट करते हैं एक प्रोसेस के जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं ऑफ द लिक्विड। ये एक किस्म का लिक्विड होता है जिसके जरिए हम मिथेनॉल को सेपरेट करते हैं। और जब सेपरेट करते हैं तो उसमें कुछ रेजिड्यू रह जाती है जिसको हम वुड चारकोल कहते हैं। ये भी एमसीक्यू है व्यूअर्स। तो अब हम मिथाइल अल्कोहल को इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कराते हैं कि इंडस्ट्रियल में कैसे मिथाइल अल्कोहल को या मिथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है। तो these days methanol is produced by synthetically from mixture of water gas। ओके, ये याद रखिएगा कि मिथाइल अल्कोहल को हम वाटर गैस से प्रोड्यूस करते हैं। वाटर गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन हो तो हम उसको वाटर गैस कहते हैं। दिस इज अ गैसेस मिक्सचर इज सब्जेक्टेड एट, इसका जो डिस्टिलेशन का एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 200 atm प्रेशर एंड देन पास ओवर हीटिंग। इसको हम हीट कराते हैं अप्रोक्सीमेटली 450 सेंटीग्रेड पर, और इसमें कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, एंड लास्ट में हमें क्या मिलता है, मिथेनॉल मिलता है, ऑब्टेन होता है। देन मिथेनॉल को हम सेपरेट करते हैं जिसमें चारकोल, वो चारकोल हमें रेजिड्यू के तौर पर मिलता है। तो बस उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। जो मिथेनॉल होता है वो कलरलेस होता है, इसके पास कोई भी कलर नहीं होता। एंड हमने रिसेंटली देखा कि ये वॉलेटाइल होता है, हवा में अब अगर हम इसको रखेंगे तो ये एवापोरेट हो जाएगा। थिन लिक्विड होता है, बहुत पतला, इसमें लिक्विड के वेपर्स होते हैं, हालांकि ये इन्फ्लेमेबल गैस होता है। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 15 सेंटीग्रेड पर इसकी होती है 0.796। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये बॉइल्स होता है एट 64.7 सेंटीग्रेड पर।
जो मिथेनॉल होता है ये मोर टॉक्सिक एंड पॉइजनस सब्सटेंस होता है। एंड लास्ट में इट्स मिजिबल विद वाटर। इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल अगर पानी में मिक्स होगा तो ये सिंगल सॉल्यूशन इन दोनों की बनेगी, जिसको हम इसमें, इसका मतलब ये है कि मिथेनॉल इसमें मिजिबल हो गया, मतलब कि इसमें मिक्स हो जाता है, मिक्सचर बन जाती है इन दोनों की। तो व्यूअर्स हमने ये डिस्कस की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के। ये केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये कि ये जो मिथेनॉल है किस तरीके से दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करता है। दोस्तों इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, पहला पहला ये रिएक्शन ये है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड to form aldehyde when heated the mixture of potassium chloride and concentrated hydrosulfuric acid। व्यूअर्स तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर हम मिथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएं, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन मिथेनॉल में ऐड करवाएं तो हमें फॉर्म एल्डिहाइड कंपाउंड मिलता है, लेकिन उसकी जो माइनर प्रोडक्ट होगी वाटर भी हमें मिलेगा एज अ माइनर प्रोडक्ट। ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है HCHO। दिस बिलोंग्स टू एल्डिहाइड। ओके, इसमें ये कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं पोटेशियम क्लोराइड एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, आगे कह रहा है कि अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करवाएं इस फॉर्मल्डिहाइड की तो हमें फॉर्मिक एसिड मिल जाए। ओके, फर्दर ऑक्सीडाइज मतलब कि इसमें अगर ज्यादा ऑक्सीजन ऐड करवाएं तो हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है, फॉर्मलिन मिलता है। ओके, हमारे पास दूसरा रिएक्शन है ईस्टर फॉर्मेशन। मिथेनॉल व्हेन कह रहा है कि जब मिथेनॉल रिएक्ट करता है किसी एसिड कंपाउंड एसिडिक एसिड से तो हमें उनसे एसिड ईस्टर मिलता है। देखो ये इथेनॉल है, ये फार्मूला है एसिडिक एसिडिक एसिड का। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमें डायमिथाइल ईस्टर मिलते हैं। ओके, ये कंपाउंड डायमिथाइल ईस्टर का है और माइनर प्रोडक्ट में हमें वाटर मिलेगा। और ये जो मिथेनॉल है ये अल्सो रिएक्शन करता है हेलोजीन एसिड से। हेलोजीन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो साल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ये साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। ओके, ये लिस्ट है हेलोजीन एलिमेंट्स की। ओके, इनमें से कोई एक हेलोजीन्स लेते हैं जो रिएक्शन करता है मिथेनॉल से। यहाँ पर HCl लिया। ओके, क्लोरीन इज अ हेलोजीन एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि मिथेनॉल रिएक्ट्स विद हेलोजीन एसिड लाइक HCl टू फॉर्म मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड बनेगा। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय जिंक क्लोराइड। इसमें जिंक क्लोराइड का कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। देखो यहाँ पर होगा क्या, ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन OH से अटैच होगा तो इसमें से क्या बनेगा, वाटर बन जाएगा एज अ माइनर प्रोडक्ट। एंड ये CH3 अटैच होगा क्लोरीन के साथ तो यहाँ पर हमें मिलेगा मिथाइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट। ओके व्यूअर्स, ये हो गए सारे मिथाइल अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस। एंड अब हम उसके देखते हैं क्या यूजेस होते हैं कि मिथाइल अल्कोहल को हमको कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो देखें। तो मिथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज सॉल्वेंट। मिथाइल अल्कोहल को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड्स एंड वर्निशेस में। वर्निशेस यहाँ पर कोई कलर्स होते हैं, अगर कलर्स को मिथाइल अल्कोहल में डालेंगे तो वो सोल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि इस मिक्स विद इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल से मिक्स हो जाता है एंड टू रेंडर अनफिट फॉर ह्यूमन यूजेस। ये अनफिट ह्यूमन यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसकी मिक्सचर को जब मिथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल से मिक्स करवाएंगे तो इसकी एक मिक्सचर बनेगी जिसको हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्प्रेड। एंड दिस कंपाउंड कीप इन योर माइंड। ओके, इसको रिमेम्बर कर लें कि जब मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल को आपस में मिक्स करवाते हैं तो इनकी एक मिक्सचर बनती है जिसको हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि मिथाइल अल्कोहल से हम फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं एंड फॉर्मलिन बनाते हैं विच इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर लाइफ स्पेसिमेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
फार्मेलिन को हम फार्मिक एसिड भी कहते हैं, ये हमने ऊपर रिएक्शंस में देखे। ओके, ये वाले। एंड फोर्थ पॉइंट में ये है कि इट इज यूज टू प्रिपेयर एंटी फ्रीज। ये जो मिथाइल अल्कोहल है इसको हम एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई एक सब्सटेंस है कि वो फ्रीज ना हो जाए, इसलिए हम मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं इस पर। एंड लास्ट पॉइंट ये कि इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ सम ड्रग्स। ड्रग्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाइस इट मींस कलर्स को, एंड परफ्यूम्स को बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये हमने पहले अल्कोहल के पहले कंपाउंड्स का हमने यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद इथाइल अल्कोहल, ये दूसरा एग्जांपल है अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल को हम इथेनॉल कहते हैं और C2H5 इसका फार्मूला होता है। इथाइल अल्कोहल कॉमनली नोन एज अल्कोहल। अल्कोहल कहें या इथाइल अल्कोहल कहें, एक ही बात है। इट इज प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, ये जो इथाइल अल्कोहल है फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, और फर्मेंटेशन प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ओके, ये जो प्रोसेस है ये यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिसमें हम इथाइल अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइस्ट में। इस प्रोसेस के दो पैरामीटर्स होते हैं, एक फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, ओके, और दूसरा फर्मेंटेशन ऑफ मोल्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च की। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि ये आपको अच्छे तरीके से नजर आए। तो देखो यहाँ पर अल्कोहल फॉर बेवरेजेस इज ड्राइव्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च प्रेजेंट इन राइस एंड पोटैटोस। यहाँ पर कह रहा है कि फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च जो होता है वो मौजूद होता है राइस एंड पोटैटोस में। और सपोज grain is cooked from pulp and then this is added in the malted germinated barley। ओके, इसका पर्पस ये है कि ये कुक्ड ग्रेन्स एंड पल्प में ऐड किया जाता है एज अ मेल्ट, एंड जर्मिनेटेड बेयरली के लिए, इसको हम जर्मिनेटेड बेयरली कहते हैं। द एंजाइम डाइस्टेज प्रेजेंट इन मेल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड स्टार्ट टू शुगर मेल्टोज। यहाँ पर कह रहा है कि एंजाइम्स डाइस्टेज, इसमें डाइस्टेज एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है कि स्टार्च को पानी दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करवाया जाता है। हाइड्रोलाइसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी को ऐड करवाया जाता है। तो उसमें क्या होगा कि ये जो स्टार्च है शुगर मेल्टोस में कन्वर्ट होगा, और इसको ये इतना काम हो गया। उसके बाद ईस्ट का काम आएगा कि फर्दर एक्शन इज कैरीड आउट बाय ईस्ट। ईस्ट क्या कराएगा कि वो सीक्रेट करेगा दो एंजाइम्स को, जिसमें एक मेल्टेज है, जो मेल्टेज का काम ये है कि वो मेल्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, एंड दूसरा एंजाइम है जाइमेज। जाइमेज का काम ये है कि वो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को इनटू इथेनॉल में, जो कि ये हमें प्रोडक्ट मिलेगी इथेनॉल। एंड इस प्रोसेस में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड स्किप होगी इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। दिस प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मीनिंग जेंटल बबल और बॉइलिंग। तो देखो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस करवाई। इट मींस इस स्टार्च में हमने पानी को ऐड करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ओके, उनमें से हमें मेल्टोस मिला। यहाँ से जब मेल्टोस बना तो यहाँ से ईस्ट का काम है। ईस्ट क्या करेगा कि दो एंजाइम्स को सीक्रेट कराएगा, एक मेल्टेस एंड जाइमेस को। मेल्टेस क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, एंजाइमेस क्या करता है, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इथेनॉल में, और इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट होती है 78.5 सेंटीग्रेड। अच्छा, ये हमने फर्मेंटेशन का पहला पैरामीटर डिस्कस किया। उसके बाद दूसरा पैरामीटर है कि फर्मेंटेशन ऑफ मोल्सेस। इसमें क्या होता है कि ये जो मोल्सेस है ये एक डार्क ब्राउन कलर्ड सिरप होता है, लेफ्ट आफ्टर आइसोलेशन, जो आइसोलेशन के बाद रह जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन। शुगर केन इज ट्रीटेड विद ईस्ट which contain enzyme sucrase। इसमें एंजाइम होगा sucrase which convert, ये क्या करवाता है कि ग्लूकोज को इन मोल्सेस में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ओके, शुगर को
कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में। उसके बाद ये फर्दर रिएक्ट करता है जाइमेज से इन द प्रेजेंट इन द ईस्ट में, तो उनमें हमें इथेनॉल, लास्ट में हमें मिलता है इथेनॉल। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। यहाँ पर हमने मोलसिस की हाइड्रोलाइसिस करवाई। ओके, ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मोलसिस है इन द प्रेजेंस ऑफ सक्रेज एंजाइम। सक्रेज एंजाइम ने क्या किया कि उसको शुगर को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया। देन यहाँ पर जाइमेज एंजाइम आएगा, इन दोनों को कन्वर्ट करते करेगा इथेनॉल में, जो कि हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगी एज अ इथेनॉल। ये जो यहाँ पर है ये मेन पॉइंट्स हैं इथेनॉल के हवाले से। इथेनॉल सेपरेट किया जाता है बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस से, ये एक मेन पॉइंट। रेक्टिफाइड स्प्रिट कंटेन 92 to 95% इथेनॉल बाय वेट। वेट के हवाले से 92 to 95% इथेनॉल कंटेन हो रहा है एज अ रेक्टिफाइड स्प्रिट में। एब्सोल्यूट इथेनॉल 99.9 प्योर विच इज ऑब्टेन्ड बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। रिवर्स, यहाँ पर अगर हम इथेनॉल से पानी को एब्जॉर्ब कराएंगे तो हमें 99.9 प्योर अल्कोहल मिलता है। ओके, ऑफ रेक्टिफाइड स्प्रिट विद कैल्शियम ऑक्साइड, देन द डिस्टिलिंग अल्कोहल एट 78 सेंटीग्रेड। कह रहा है कि 78 सेंटीग्रेड पर अल्कोहल को हम डिस्टिलिंग कराएंगे, उसके बाद हमें प्योर 99.9% प्योर अल्कोहल मिलता है। डीनेचर्ड अल्कोहल देखो, डीनेचर्ड अल्कोहल इथेनॉल 85% होते हैं, वाटर 11% होते हैं एंड मिथेनॉल अप्रोक्सीमेटली 4% मौजूद होते हैं इसमें। इसको हम कहते हैं, कुल मिला के कहते हैं स्प्रिट। ओके, ये यहाँ से एमसीक्यूज आ चुका है मेडिकल 2023 में। ये आपको ए टू एग्जिट याद करने हैं, आपको माइंड में कीप करने हैं। ओके, बायोरेज कंटेन इथेनॉल वेरिंग परसेंटेज। जो बायोरेज होता है वो इथेनॉल तो उसमें होता है, लेकिन उसमें परसेंटेज कांस्टेंट नहीं होगी, वो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज होती रहती है। ओके बस, ये हमने फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल का दूसरा पैरामीटर भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये जो इथाइल अल्कोहल है, इथेनॉल है, ये एक थिन कलरलेस लिक्विड होता है। ओके, लिक्विड है लेकिन इसका कोई भी कलर नहीं होता और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.79 एट 15 सेंटीग्रेड पर, और ये बॉयल होता है 78.5 सेंटीग्रेड पर एट, इसका जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। ओके, इट्स सॉलिडिफाइड एट नेगेटिव 112 सेंटीग्रेड पर ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, जो इथेनॉल होता है वो मिजिबल होता है विद वाटर के साथ। ओके, ये भी पानी के साथ मिजिबल होगा, मिक्स हो जाएगा एंड स्ट्रक्चर रिजेंबल करती है पानी से, मतलब वाटर से इथेनॉल की स्ट्रक्चर मोस्टली रिजेंबल होती है, एक जैसी होती है। सो नाउ अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। जब हम इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इट मींस ऑक्सीजन इसमें ऐड होता है इथेनॉल में, तो हमें प्रोडक्ट मिलती है एसिटाल्डिहाइड, जिसे हम इथेनॉल कहते हैं, और उसमें वाटर भी बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं ये पोटेशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, इसकी वजह से ये रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है और उसके बाद हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी एसिटाल्डिहाइड। देन दूसरा रिएक्शन ये कि रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, इथाइल अल्कोहल भी, इथाइल अल्कोहल एज ए मिथेनॉल की तरह इथाइल अल्कोहल भी हेलोजन एसिड से रिएक्शन करता है कि जब इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट्स विद HCl in the presence of zinc chloride as a catalyst to form ethyl chloride। इसका मतलब ये देखो, इथाइल क्लोराइड जब किसी हेलोजन एसिड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइस्ट, तो उनमें से हमें इथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, एज अ मेजर प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट होगी यहाँ पर वाटर। नोट, अब जो भी रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे नीचे, उनमें से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस होता है, मतलब लॉस होगा। तो देखो, रिएक्शन विद सोडियम, जब इथाइल अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होगा कि सोडियम इस OH ग्रुप को रिप्लेस करता है, मतलब कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा
एंड यहाँ पर हाइड्रोजन बनेगी प्रोडक्ट, और सोडियम इस हाइड्रोजन की प्लेस पर आके प्लेस्ड हो जाएगा। ओके, तो इनमें हमें ये प्रोडक्ट मिली कि ये सोडियम टू प्रोड्यूस सोडियम इथो ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिली, इसको हम कहते हैं सोडियम इथो ऑक्साइड। इथो ऑक्साइड इज यूज्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये जो इथो ऑक्साइड होते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज बेयर करता है। दिस रिएक्शन शोज एसिडिक नेचर ऑफ इथेनॉल। ये जो रिएक्शन है वो इथेनॉल की एसिडिक नेचर को शो करवाता है। एंड सेकंड रिएक्शन ये है कि एस्टरिफिकेशन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। इथेनॉल जब रिएक्ट करता है एसिडिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर, तो उसमें हमें ईस्टर मिलता है एज अ प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो इथेनॉल है वो हाइड्रोजन को लॉस करता है एंड एसिडिक लॉस करता है हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप को। ओके, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कंपाउंड हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप को लॉस कराता है, वो एसिटिक एसिड होता है। तो देखो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म इस तरीके से होगा कि क्या होगा कि ये इथाइल इथाइल अल्कोहल है एंड ये एसिटिक एसिड का फार्मूला है। तो ये OH ग्रुप एसिटिक एसिड ने लॉस किया एंड इथाइल अल्कोहल ने H ग्रुप को लॉस किया। तो जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो हमें वाटर मिलेगा। उसके बाद जितने भी स्पीशीज रह गई रिमेनिंग रह गई वो अपने आप में कंबाइन हो जाएंगी, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी इथाइल एसीटेट। ये फार्मूला है इथाइल एसीटेट का। ओके, उसके बाद एक और रिएक्शन है कि डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। पहले तो ये समझो कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। डी का मतलब होता है नॉट एंड हाइड्रेशन, ये जो लफ्ज है हाइड्रो से लेके हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और जिसमें ION आता है ये एक प्रोसेस कहलाता है। ओके, हम देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। जब हम इथेनॉल से फॉर एग्जांपल हम इसको यहाँ पर समझते हैं कि सपोज करें कि इसमें ये इथेनॉल है, और इथेनॉल में हम क्या करते हैं, इससे हम पानी को बाहर निकालते हैं, H2O लॉस हो गया। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग प्रोडक्ट जो रह जाएगी एज अ प्रोडक्ट बनेगी, तो देखेंगे हम उसको यहाँ पर कि हमने इसमें से पानी को लॉस करवाया। ओके, पानी लॉस हो गया, तो इसमें इथीन जो प्रोडक्ट है वो रहेगी C2H4 इज अ इथीन फार्मूला। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड एंड इसका टेम्परेचर होगा 100 सेंटीग्रेड पर। क्योंकि ये जो मैं आपको ये जो यहाँ पर लिखी है एज अ कैटलिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है कि इस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता था, कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल किया गया है, तो वो चीज आप अपने माइंड में ज़हन नशीन कर लें। तो उसके बाद रिएक्शन है ईथर फॉर्मेशन। ईथर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। इथेनॉल जब इथेनॉल हमें बोथ इथेनॉल इन एक्सेस कंसंट्रेशन में होंगे with treated with हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड एट लो टेम्परेचर, तो उनमें से ईथर फॉर्मेशन होती है विद 2 स्टेप में। पहला स्टेप ये कि जब इथाइल अल्कोहल ट्रीटेड करता है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट हमें प्रोडक्ट मिलती है। दूसरा स्टेप ये कि इन एक्सेस कंसंट्रेशन में ये जो इथाइल अल्कोहल है, यहाँ पर भी इथाइल अल्कोहल एंड यहाँ पर भी इथाइल अल्कोहल एक्सेस कंसंट्रेशन में हो गए। जब हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डाई इथाइल ईथर एज अ प्रोडक्ट मिलेंगी। ओके, और रिएक्शन हमारे पास अगर इथाइल अल्कोहल PL3 PL5 एंड SOL2 से रिएक्शन करता है, रिएक्ट करता है, तो इथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद दीज क्लोराइड्स, इन तीनों क्लोराइड से रिएक्शन करवाता है, प्रोड्यूस करता है इथाइल क्लोराइड। इसका भी मैकेनिज्म ये है कि इथाइल क्लोराइड PL3 से रिएक्ट करता है तो इथाइल क्लोराइड बनता है। ओके, इन दोनों में भी इथाइल क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट तौर पे हमें मिलते हैं। इथाइल अल्कोहल का लास्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल वेपर्स लॉस हाइड्रोजन to form acetaldehyde when past nickel and
कॉपर कॉपर एंड निकल एज अ कैटलिस्ट तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। इसमें से क्या बनेगा, जब हाइड्रोजन लॉस होगी तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो ये हो गए व्यूअर्स इथाइल अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं इसको। एंड लास्ट में हम देखते हैं इथेनॉल के यूजेस को, कि इथेनॉल को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इथेनॉल है इसको एज अ सॉल्वेंट तौर पर इस्तेमाल किया जाता है and it dissolved large variety of organic substances, जिसमें इंक्लूड हैं ये गम्स को, रेजन्स को, टेनेक्चर्स एंड वनिशेस को डिसॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है। ये जो टेनेक्चर्स है ये एक किस्म का लिक्विड है, इसको भी डिसॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है ये इथेनॉल। इट्स बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट बेवरेजेस। डिफरेंट बेवरेजेस के लिए इथेनॉल को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर दिस इथेनॉल इज ऑब्टेन फर्मेंटेशन। हमने ऊपर देखा कि हम इथेनॉल को फर्मेंटेशन प्रोसेस से ऑब्टेन कर रहे थे। अब ग्रेन्स इज यूज्ड इन फ्रूट्स, और फ्रूट में इसका इस्तेमाल होता है। इज यूज एज रॉ मटेरियल। इथेनॉल को रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ other organic substances or compounds such as CHCl3, ether and ester। डिकोडोस्ड इथेनॉल एक सब्सटेंस है, इसको भी प्रिपेयर कराता है ये इथेनॉल। एंड also परफ्यूम्स को भी प्रिपेयर करने में हेल्पफुल रहता है इथेनॉल। इट इज यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर thermometer and used for fuel, use as fuel substitute। इथेनॉल को फ्यूल सब्सटीट्यूट पर भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड लास्ट इसका यूजेज ये है कि इथेनॉल इज यूज्ड इन इनर्ट सॉल्वेंट। ये कि एज ए इनर्ट सॉल्वेंट में इस्तेमाल किया जाता है। सर्टेन ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कई ऐसे कंपाउंड्स को रिक्रिस्टलाइजेशन करवाता है। तो व्यूअर्स ये हो गए इथेनॉल के यूजेस जो कि हमने यहाँ पर देखे, और अल्कोहल यहाँ पर एंड हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फिनोल को, कि फिनोल क्या होता है। फिनोल एंड अल्कोहल में थोड़ा सा डिफरेंट है कि दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। इसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलता है, और उसमें अल्कोहल में भी हमने देखा कि उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया गया। तो क्या है, ये जो फिनोल है ये एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, जबकि हमने देखा कि ये जो अल्कोहल थे वो एलिफेटिक कंपाउंड से स्ट्रेट चेन बना रहे थे। ये जो फिनोल है ये एरोमेटिक कंपाउंड, इसका मतलब ये कि रिंग्ड फॉर्म में मिलेंगे। ये भी क्लासिफाइड किए गए हैं एज ए मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाइहाइड्रिक फिनोल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनोल on the base of OH group according to the number of hydroxyl group present on aromatic carbon। तो देखो यह इसमें बेंजीन रिंग के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, तो हम इसको कहते हैं फिनोल, या हम इसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक। और फिनोल का हम एक और नाम देते हैं जिसको कहते हैं कार्बोलिक एसिड। और इसी तरीके से अगर एक बेंजीन रिंग पर दो OH ग्रुप अटैच हों, एक ग्रुप अर्थो होता है, ये मेटा होता है, और ये पैरा होता है। अगर मेटा पर OH ग्रुप अटैच है तो हम रिसोर्सिनोल कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं डाइहाइड्रिक फिनोल। और इसी तरीके से अगर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं किसी बेंजीन रिंग पर तो हम उसको पायरोगिलेल कहते हैं, यहाँ ट्राइहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन देखी फिनोल की। उसके बाद हम फिनोल के नोमेनक्लेचर की बात अबाउट डिस्कस करेंगे। ये भी एक ट्राइबल नेम्स होते हैं, इसको भी एक ट्राइबल नेम्स होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे कि कैटिकोल, रिसोर्सिनोल एंड सिरिसोल। ओके, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स आर जनरली नेम्ड एज डेरिवेट्स ऑफ द फिनोल। ये सारे होते हैं फिनोल के डेरिवेट्स। डेरिवेट्स हम उसे कहते हैं, अगर किसी सब्सटेंस में नए सब्सटेंस मिलते हैं तो हम उसको डेरिवेट्स कहते हैं।
तो इसी तरीके से ये जो है रेसिसोनिनोल, पायरोग्लिसोल, ये डेरिवेट्स होते हैं फिनोल के। अगर फिनोल की नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो इसी तरीके से देखो, कॉमनली हम फिनोल को कहते हैं कार्बोलिक एसिड। ओके, देखो अगर फिनोल को OH ग्रुप अटैच हो तो इसे सोल कहते हैं। एंड अल्कोहल अगर फिनोल के साथ कोई हाइड्रोजन एसिड अटैच हो तो हम उसको कहते हैं 2-क्लोरोफिनोल। 2 क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये इसकी 2 नंबर पोजीशन पर अटैच है, तो उसको इसलिए हम इसको यहाँ पर 2-क्लोरोफिनोल कहते हैं। ओके, ये जो है ये केटिकोल है, क्योंकि इसका जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये पैरा पर अटैच है। पैरा पर अटैच अगर होगा तो हम इसको केटिकोल कहेंगे। रेसोसिनोल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है वो मेटा पर अटैच है हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने अटैच हो इस तरीके से तो हम इसको हाइड्रोक्विनोन कहते हैं। और ये जो कंपाउंड्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इस सब्सटेंस का। ये तो मेडिकल वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। देखिए 2 पर नाइट्रो होगा एंड 4 पर नाइट्रो ग्रुप होगा एंड 6 पर नाइट्रो ग्रुप होगा, इसलिए हम कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस इज आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड और ये येलो इन कलर में होता है। ओके, तो कंपाउंड्स हैविंग OH group linked to a naphthalene ring is also known as phenol. They are called naphthenols. नेप्थेनॉल बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर होती है एक सिंगल स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है ये बेंजीन रिंग कहलाती है। अगर ऐसी बेंजीन रिंग दो होंगी एक दूसरे से अटैच तो हम इसको नेप्थलीन कहते हैं। ओके, और इसको कॉमनली हम कहते हैं नेप्थोल्स, क्योंकि ये अल्कोहल है तो इसलिए हम इसको नेप्थोल्स कहेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कौन से मेथड्स होते हैं कि फिनोल को हम प्रिपेयर करवाते हैं। एक होता है डाउन प्रोसेस, डाउन प्रोसेस से हम फिनोल को प्रिपेयर करते हैं। क्लोरोबेंजीन को हम हीट करवाते हैं, हीटअप करते हैं, हीटिंग with the 10% of caustic soda NaOH at 300 सेंटीग्रेड और उसका प्रेशर जो है वो 200 atm रहेगा। तो इसकी जो हमें प्रोडक्ट मिलेगी वो सोडियम फिनो ऑक्साइड मिलेगी। जब हम इसको फर्दर ऑक्सीडाइज फर्दर हीटिंग कराएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें एंड फिनोल गिव होगा, हमें फिनोल बनेगा। देखो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन 10% ऑफ कास्टिक सोडा से रिएक्ट कर रहा है तो इसमें हमें सोडियम फिनो ऑक्साइड मिल रहा है। इट मींस ये सोडियम फिनो ऑक्साइड का फार्मूला है, सिंबलाइज है। अगर हम सोडियम फिनो ऑक्साइड को फर्दर हीटिंग करेंगे तो इसमें हमें फिनोल की प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये पहला प्रिपरेशन हो गया, डाउन प्रोसेस से हम फिनोल को प्रिपेयर करते हैं। एंड फिनोल को बेंजीन सल्फोनेट से भी ऑब्टेन करते हैं विद फ्यूज्ड सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 25 सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल क्यूबल। ये एक कैटालिस्ट है एंड हमें गिव करता है सोडियम फिनो ऑक्साइड। ओके, इसमें हम सोडियम फिनो ऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिलेगी। जब सोडियम फिनो ऑक्साइड फर्दर ट्रीट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो हमें फिनोल मिलता है। ओके, इस तरीके से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फिनोल फर्दर ऑक्सीडाइज होगा फर्दर ट्रीट करेगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी फिनोल एंड उसके बाद NaCl एक साल्ट मिलेगा जो कि माइनर प्रोडक्ट है यहाँ पर। ओके, इन दो तरीकों से हम फिनोल को प्रिपेयर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। पहला डाउन प्रोसेस, आप याद रखिएगा कि डाउन प्रोसेस से भी हम फिनोल को प्रिपेयर करते हैं, हासिल करते हैं। एंड दूसरा फिनो ऑक्साइड से भी हम फिनोल को हासिल करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल,
फिनोल इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये एक किस्म का सॉलिड होता है। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज अ फिनोल, एक किस्म का क्रिस्टलाइन सॉलिड में मिलेगा हमें। इट हैज पेक्यूलियर ऑर्डर, इसको एक पेक्यूलियर ऑर्डर होगी, बदबू होगी। इट इज अ पॉइजनस, ये भी मिथेनॉल की तरह पॉइजनस होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट 43 सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट 182 सेंटीग्रेड, ये बॉयल होता है। ये जो फिनोल होता है ये भी मिजिएबल होता है पानी से, इसका मतलब ये भी पानी से इजीली मिक्स होता है, हो जाता है। अब 68.5 सेंटीग्रेड इन ऑल प्रॉपर प्रोपोर्शंस पर। केमिकल रिएक्शंस विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर फिनोल सोडियम हाइड्रोकास्टिक सोडा से रिएक्ट करता है तो हमें सोडियम फिनोऑक्साइड प्रोडक्ट मिलेगी, एंड में वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। देखो रीड करते हैं यहाँ पर, फिनोल फेयरली एसिडिक इन नेचर, जो फिनोल होते हैं वो एसिडिक इन नेचर में होते हैं, रिएक्ट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस से, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगी सोडियम फिनोऑक्साइड। रिएक्शन विद जिंक डस्ट, अगर फिनोल जिंक डस्ट से रिएक्ट करता है, व्हेन वेपर ऑफ फिनोल्स आर पास्ड रेड हॉट जिंक से जब हम डस्ट से पास कराएंगे फिनोल को तो रिड्यूस्ड होगा इन बेंजीन में, तो हमें इसकी प्रोडक्ट मिलेगी बेंजीन एज अ बाय प्रोडक्ट। एंड हाइड्रोजिनेशन ऑफ रिएक्शन विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हम फिनोल में हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे तो हमें साइक्लोहेक्सानोल प्रोडक्ट मिलती है। ओके, इनमें निकल एंड इसका जो टेम्परेचर है 150 सेंटीग्रेड रखा जाएगा। हेलोजिनेशन ऑफ रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, अगर फिनोल किसी हेलोजीन से रिएक्शन कराता है तो हमें क्या प्रोडक्ट में, हमें ब्रोमीन एक हेलोजीन एलिमेंट है जो फिनोल से रिएक्ट करता है, तो उसमें हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल एज बाय प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पर। एंड नाइट्रेशन रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ओके, ये दोनों जो है, एक ये और दूसरा ये रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिनोल किसी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, ओके, फिनोल ऑन ट्रीटिंग विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 25 सेंटीग्रेड गिव्स ओ नाइट्रोफिनोल एंड पी नाइट्रोफिनोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको कीप करना चाहिए अपने माइंड में कि इसकी जो प्रोडक्ट है हमें ओ नाइट्रोफिनोल एंड पी नाइट्रोफिनोल मिलती है जब फिनोल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है। अगर फिनोल किसी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हमें उससे पिक्रिक एसिड मिलता है जो कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल होता है। ओके, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल एज अ प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ पर। अगर वेन जब फिनोल किसी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तभी हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये मैं आपको बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फिनोल के हिसाब से। सल्फोनेशन, इसका मतलब कि इसमें सल्फर ऐड होगा तो इसको हम सल्फोनेशन कहते हैं। तो व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स लेटर प्रोपोर्शन ऑफ बोथ अर्थो, ये अर्थो भी देगा हमें एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ फिनोल का पैरा आइसोमर्स भी देगा आपको सल्फोनिक एसिड का, जो डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर पर। इसके दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 ऑन हीटिंग एट 15 to 20 सेंटीग्रेड इट गिव्स मेजर रेशियो ऑफ अर्थोफिनोल, ये हमें अर्थोफिनोल का मेजर रेशियो देगा। ओके, एंड माइनर प्रोडक्ट मिलेगी हमें ये वाली। और सल्फोनेशन का दूसरा पार्ट है कि अगर फिनोल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाया जा रहा है तो उसमें हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगी
पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। ओके, जबकि हमने पीछे देखा सल्फोनेशन में कि जब हम फिनोल को हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड से 20 सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करवा रहे थे तो हमें ये वाला मेजर प्रोडक्ट मिला और ये हमें माइनर प्रोडक्ट मिला। लेकिन यहाँ पर जब हम इसको 100 सेंटीग्रेड पर रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगी, जो कि हमारे पास है पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। ओके, तो व्यूअर्स, ये हमने फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा कि फिनोल किस तरीके से सब्सटेंस कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है और कौन कौन सी प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद हम फिनोल को यह देखेंगे कि फिनोल को कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, फिनोल को हम एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस जो भी होते हैं, उनको किल करवाता है, उनको डीके करने में हेल्प पहुंचाता है फिनोल। एंड फिनोल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, प्लास्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स स्प्रेज। ये इन सब्सटेंस को प्रिपेयर्ड मैन्युफैक्चर के लिए हेल्पफुल रहता है फिनोल। एंड और भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें इंक्लूडेड हैं ऑइंटमेंट्स, लॉजेंजेस एंड गार्डलेस etc। ये जो सब्सटेंस होते हैं तीनों, इनका ज्यादातर इस्तेमाल मेडिकल में होता है। ओके, इट्स यूज्ड टू प्रिपरेशन। और फिनोल जो है वो पिक्रिक एसिड एंड एस्पिरिन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने पीछे भी देखा कि जब हम हाई कंसंट्रेशन हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड से फिनोल जब रिएक्ट कर रहा था तो हमें पिक्रिक एसिड वहां पर एज अ प्रोडक्ट मिल रहा था। ओके, इट्स आल्सो यूज्ड इन एज इंक प्रिजर्वेटिव। हम इसको फिनोल को इंक प्रिजर्वेटिव में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गए फिनोल के इस्तेमाल, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। और उसके बाद ईथर व्यूअर्स, तो ईथर को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो हमारा टॉपिक था फिनोल एंड अल्कोहल, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।